नववर्ष 2026 के अवसर पर उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को किसी भी तरीके की असुविधा ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह एक्शन मोड में है। सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों और शहरों में ट्रैफिक मैनेजमेंट और कानून व्यवस्था, परिवहन, साफ सफाई, पार्किंग और आपात सेवाओं की तैयारी की समीक्षा की और सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सर्दी के मौसम में विशेष सतर्कता बरती जाए और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाए ताकि पर्यटक सुरक्षित और सहज यात्रा का अनुभव कर सके। उन्होंने भरोसा दिलवाया कि देवभूमि नववर्ष के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है और राज्य सरकार हर पर्यटक को सुरक्षित और संतुष्ट अनुभव सुनिश्चित करेगी। नए साल में हमारे राज्य के अंदर अनेक जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं और हमारे सभी प्रमुख शहर हैं, उन शहरों में बड़ी संख्या में पूरे देश भर के सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। उनकी सबकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ट्रैफिक से लेकर सभी इंतजाम, होटलों से लेकर साफ सफाई व्यवस्था, सड़कों की, परिवहन की सभी व्यवस्थाएं ठीक रहें और सभी किसी को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। और सर्दी का भी मौसम है, क्योंकि इसलिए सभी व्यवस्थाओं को ठीक से सुनिश्चित किया जाए, सभी विभागों के स्तर पर, पुलिस विभाग के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर। तो सभी इंतजामों की जो एक बार समीक्षा भी हुई है, सभी इंतजाम अच्छे किए गए हैं और जो कुछ इंतजाम और होने हैं आज और कल में वो भी हो जाएंगे। तो पूरी देवभूमि सभी के लिए तैयार है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने खनन सुधारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हुए देश में दूसरे स्थान हासिल किया है और इसके लिए केंद्र सरकार ने 200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। सरकार ने ई नीलामी प्रणाली, सैटेलाइट आधारित निगरानी, सख्त अनुपालन और आधुनिक मॉइनिंग और सर्विलेंस सिस्टम लागू कर खनन लॉट आवंटन को पारदर्शी बनाया है और इन सुविधाओं को सभी परिणाम स्वरूप खनन राजस्व 300 करोड़ से बढ़कर 1200 करोड़ तक पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के समर्थन पर धन्यवाद व्यक्त करते हुए सीएम धामी ने कहा कि ये राशि खनन व्यवस्था को अतिरिक्त यहाँ पर व्यवस्थित, पर्यावरण संवेदनशील और रोजगार मुखी बनाने में उपयोग होगी और जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और स्थानीय युवाओं के लिए नए अवसर सृजित होंगे। चंपावत के तल्लादेश क्षेत्र में घने और मनोरम वनों के बीच निर्मित नवीन हेलीपैड का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और इस हेलीपैड के तैयार होने से क्षेत्र में पर्यटन और तीर्थाटन को नई गति मिलने की उम्मीद है। खास तौर पर विश्व प्रसिद्ध गुरु गोरखनाथ मठ में आने वाले देश विदेश के श्रद्धालुओं को इससे बड़ी सुविधा मिलेगी। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता हितेश कांडपाल ने बताया कि ये हेलीपैड भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार लगभग 25 लाख रुपए की लागत से 3 महीने में तैयार किया गया है। करीब 30 मीटर क्षेत्रफल में बने इस हेलीपैड को उच्च तकनीकी और सुरक्षा मानकों के तहत विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की परिकल्पना के अनुरूप चंपावत को मॉडल जिला बनाने की दिशा में आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया जा रहा है। अधिकारी के अनुसार यहां पर जिले में अब तक 3 हेलीपैड तैयार हो चुके हैं जो पर्यटन, आपात सेवाओं और वीआईपी आवागमन में अहम भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद चंपावत का सर्वांगीण विकास हेतु कई सारी योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसमें एक छोटे से जनपद में एयर कनेक्टिविटी हेतु मंच में हेलीपैड का निर्माण हेतु घोषणा की गई थी, जिसे धरातल पर उतारने के लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा विशेष प्रयास किए गए, जिसके क्रम में यह एक कम समय में हमारे द्वारा एक हेलीपैड तैयार किया गया है जो पर्यटन की दृष्टि से एवं आपातकाल में एयर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। चूँकि यह गुरु गोरखनाथ की प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ कई श्रद्धालु आते रहते हैं, तो आने वाले समय में हेली पर्यटन द्वारा भी यहाँ कई सारे लोग आएंगे। वर्तमान में 25 लाख की लागत से यह तैयार किया गया है, जिस हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई इस सौगात के लिए जनपद के विभिन्न प्रबुद्ध जनों के द्वारा उनका आभार व्यक्त किया गया है। साथ ही माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी हमें इसमें विशेष सहयोग प्राप्त हुआ, जिसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ और ये जनता के लिए हमने समर्पित कर। देहरादून के मांडूवाला क्षेत्र में आज देर शाम पूर्वोत्तर राज्यों में छात्रों ने सेलाकुई में हिंसा का शिकार हुए त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की मौत के विरोध में शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला। छात्रों ने एंजल चकमा को न्याय दिलाया
और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कानून व्यवस्था को सख्त करने की मांग की है। कैंडल मार्च में शामिल छात्रों ने कहा कि वे सभी भारतीय हैं और देश के विभिन्न राज्यों से देहरादून में पढ़ाई के लिए आए हैं। और इस मामले में पुलिस ने 2 नाबालिगों सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुख्य फरार आरोपी की तलाश के लिए लगातार प्रयास जारी रहे हैं। एक बहुत ही ट्रेजिक और सैड इंसिडेंट हुआ था, जिसमें नौसिर का एक बालक है जो यहाँ पर जो है स्टडी कर रहा था, और उसका एक भाई था। उनकी जो है एक ग्रुप के साथ जो 6 लोग थे वहाँ पर, और हॉट क्लैश हो गया था। और क्लैश के बाद जो है इंसिडेंट में वो इंजर्ड हुआ था। इंजरी के बाद उसकी जो है हॉस्पिटल में जो है 12-13 दिन बाद जो है इसकी वहाँ पर डेथ हो गई थी। चूंकि जैसी शिकायत ये नेक्स्ट डे प्राप्त हुई थी, इस पर पुलिस द्वारा इसमें प्राइमरी चूंकि अज्ञात में इसमें कंप्लेंट दी गई थी, तत्काल पुलिस ने मौके पर जाकर CCTV और अन्य लोगों से जानकारी की, और जानकारी के आधार पर इसमें जो है 6 लोग को इसमें आइडेंटिफाई किया था, जिसमें 5 लोग को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। लेटर ऑन कोर्ट में इसमें 2 लोग अंडर एज पाए गए थे, जिनको सुधार गृह में भेजा गया है। 3 लोग अभी भी जुडिशियल न्यायिक हिरासत में है। इसमें एक व्यक्ति जो है 22 साल का जो है, जिसका पता चला तो नेपाली मूल का है, और वो पूर्व में हरिद्वार में काम करता था, विभिन्न स्थानों पर काम किया। तो उसके लिए हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं। कोर्ट से हमने वारंट भी इसमें ले लिया है, और उसकी गिरफ्तारी उसमें शीघ्र उसकी गिरफ्तारी के भी निर्देश जारी किए गए हैं। ओवरऑल जो पूरे इंसिडेंट में कहीं ना कहीं जो 2 ग्रुप थे, जिसमें डिजीज फैमिली उसके डिजीज और उसका ब्रदर था, और साथ ही साथ 6 लोग थे, जिसमें एक मणिपुर और एक नेपाली युवक था, 2 अंडर एज इसमें लड़के थे। इनका कहीं ना कहीं आपसी जो है हॉट टॉक्स हुई, और वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में कि कहीं कोई टिप्पणी की जा रही है, उसके आधार पर वहाँ झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद इंसिडेंट हुआ, और इसके बाद जो है इसमें 6 लोग जो थे शामिल थे, उनको आइडेंटिफाई किया गया था। एंगल चकमा हमारा छोटा भाई था, और जैसे जातंकवादियों ने इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने जातीय नस्ल देख कर उनका हमला किया, काराना हरकत की, और अब जो हम थोड़ा देर हो गए और अपने भाई को बचाने में नाकाम रहे। मैं शासन प्रशासन से मांग करूंगा उन दरिंदे को अपने से कतई सजा करके उन पर नशा लगा के उन्हें जेल भेजने का काम करे। अगर सरकार ऐसा न करने में असक्षम रही तो हम जल्द ही प्रदेश स्तर पर इस पर बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे, चाहे इसमें शासन प्रशासन को जो भी हमें करना पड़े। जो हम इसके बाद उग्र आंदोलन करने के लिए बिल्कुल बाध्य होंगे अगर शासन प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करता है। मैं सभी से यही कहना चाहूंगा कि जो हादसा हुआ है वो बहुत दुखद घटना है हमारे लिए। जैसे कि हम सब बाहर स्टेट से पढ़ने आते हैं, और मुझे तो यहाँ पे रह के 4 साल हो गया अभी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि 4 सालों में अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अभी सुन के बहुत ही दुख पड़ रहा है हमें। ऐसा हादसा हुआ है जो बहुत ही खराब हादसा है ये, और इसको जस्टिस मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर में कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा ब्रदर के साथ हुआ है वो बहुत इनजस्टिस है। लाइक एज ए नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, जो हमें इंडिया का अंदर ही आता है, वी आर नॉट चाइनीज, वी आर लाइक नॉट पीपल आर नॉट सपोज टू कॉल अस एनी चिंकी मोमो, क्योंकि हम लोग भी इंडिया में है। फिर हम लोग भी दोनों गाते हैं एज ए नेशनल एंथम। तो हम लोग का 7 सिस्टर्स जो है एंड 1 ब्रदर जो है वो भी इंडिया का अंदर आता है। तो आई रिक्वेस्ट लाइक each and everyone to accept our North-East and stop calling us this racist. उत्तराखंड में घने कोहरे और सूखी ठंड का असर देखा जा रहा है। खासकर मैदानी जिलों में धूप न होने से आम जनता को परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने 29 दिसंबर से देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत और पौड़ी जिले में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि हरिद्वार और उधम सिंह नगर में शीतलहर का भी अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 30-31 दिसंबर और 1 जनवरी को पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है, और 3200 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। मौसम में बदलाव का असर तापमान पर पड़ेगा। बर्फबारी से सैलानी और व्यापारी खुश होंगे, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कोहरे के कारण मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जो संभावनाएं बन रही है यही बन रही है कि जो नॉर्थ में जो हमारे जनपद है उसी में ही संभावनाएं हैं कि वहाँ पे बर्फबारी हो सकती है, कहीं हल्की फुल्की बर्फबारी हो सकती है। बाकी जो है इस समय जो साउथन जो हमारे साउथ में जो जिले हैं हमारे, जैसे उधम सिंह नगर, हरिद्वार और कुछ पार्ट नैनीताल के, चंपावत के भी, और पौड़ी के और देहरादून के, उन एरियो में घना से अति घना कोहरा होने का संभावना है इस WD में भी, जैसे कि पिछले कुछ दिन से भी हम देखते आ रहे हैं। तो ऐसे ही संभावना आगे भी बनी रहेगी। तो अभी 2 दिन तो खासतौर से ज़्यादा है,
फिर उसके बाद ये WD जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसे क्रॉस करेगा, उसके बाद फिर से ये संभावनाएं और गहरा कोहरा होने की संभावनाएं बढ़। टिहरी जनपद के सरोना गांव में भालू के हमले से 42 वर्षीय टीकाराम जोशी घायल हो गए। वे सुबह जंगल में पशुओं के लिए चारा लेने गए थे, तभी भालू ने हमला किया। वन विभाग की टीम ने उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी पहुंचाया, जहां पर उपचार के बाद घर भेज दिया गया। डॉक्टरों ने उनकी स्थिति सामान्य बताई। लगातार भालू के हमलों को देखते हुए वन विभाग ने ग्रामीणों से सतर्क रहने की यहां पर अपील की है और अकेले जंगल न जाने की भी अपील की है। आज सुबह 8 बजे के लगभग जो है श्री टीकाराम जोशी पुत्र कलीराम जोशी ग्राम सरोना, जिनकी उम्र 42 साल है, वो घास के लिए जंगल में गए थे। अचानक भालू द्वारा उन पर हमला किया गया। सूचना मिलते ही हम वन विभाग की टीम जो है मौके पे आके जो है उनको हम पिलखी हॉस्पिटल ले गए, जहाँ उपचार के बाद उनको उनके घर में छोड़ने आए हैं। और मेरा सभी लोगों से अपील है कि कृपया जंगलों में अकेले न जाएं, समूह में घास लकड़ी के लिए समूह में जाएं और अपने आसपास झाड़ी और गंदगी न होने दें। कोई भी घटना घटित होती है तो उसके लिए वन विभाग को सूचित करना। मैं जंगल में घास काटने जा रखा था तो सड़क के थोड़ा 2-3 मीटर ऊपर ही एकदम अटैक किया भालू ने मेरे साथ। हमारी काफी देर तक लड़ाई हुई, आपस में मुठभेड़ हुई। मैंने उसको डंगार में फेंका, मैं ऊपर रहा और नीचे गिर गया था। फिर मैं वहां से उल्टे से। मसूरी में 2026 के स्वागत को लेकर जश्न का माहौल है। उत्तराखंड में इस पर्यटन नगरी में देश भर से बड़ी संख्या में पर्यटक नए साल का जश्न मनाने पहुंचे हैं। ठंडी हवाएं, हल्का कोहरा और पहाड़ों की खूबसूरत वादियां न्यू ईयर सेलिब्रेशन को खास बना रही है। पर्यटक मॉल रोड, गन हिल, कंपनी गार्डन और कैंपटी फॉल जैसे प्रमुख स्थलों पर मौसम और प्राकृतिक नजारे का आनंद ले रहे हैं। सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जबकि भारी भीड़ से होटल कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। यहाँ पे obviously we're enjoying the weather, the sunny weather. It's here. काफ़ी अच्छा है, काफ़ी क्लियर आसमान है। आपको अगर दिल्ली में ऐसा आसमान देखने को नहीं मिलता, लाइक स्टार्स एंड एवरीथिंग। यहाँ पे सब क्लियर है, हवा अच्छी है, पॉल्यूशन फ्री है। तो मैं कहूँगा सभी को विंटर्स में आना चाहिए। बहुत ही खुशी का समय है। बड़े दिन 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी नए साल के दिन तक मसूरी में पूरे राष्ट्र भर से, विश्व भर से पर्यटक आते हैं। बहुत ही अच्छा माहौल मिलता है, क्राउड भी अच्छा मिलता है, तो इसीलिए मसूरी आना ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पे न्यू ईयर को लेके अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं, तो उनको एंजॉय कर। काशीपुर के होनहार बैडमिंटन खिलाड़ी अनय श्रीवास्तव को स्टेडियम में नियमित अभ्यास की सुविधा न मिलने का मामला अब प्रशासन तक पहुंच गया है। कम उम्र में ही अनय ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और देश के विभिन्न राज्यों में कई पदक जीते हैं और उनका चयन फरवरी में जयपुर में होने वाले नेशनल गेम्स के लिए भी हो चुका है। परेशान अनय अपने पिता के साथ जिलाधिकारी कार्यालय रुद्रपुर पहुंचे, जहां पर उत्तराखंड के प्रसिद्ध बॉडी बिल्डर मोहित चोपड़ा ने उनका समर्थन किया। मामले पर एसडीएम ने तुरंत संज्ञान लेते हुए खेल विभाग को निर्देश दिए कि अनय को तत्काल प्रैक्टिस के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराया जाए। हमारी समस्या ये थी कि हम काशीपुर में, हमारा जैसे छोटा बेटा है अभी, ये प्रैक्टिस करता है, बैडमिंटन खेलता है, मगर इसको उन लोगों ने कोर्ट देने के लिए मना कर दिया था कि हम आपको प्रैक्टिस करने नहीं देंगे। अब वो उनका कुछ भी मैटर हो, बट उन्होंने हमें नहीं दिया। अब जब एक बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुकावट फेस हुई, जिसके लिए आज हम आए थे यहाँ पे और हमारी समस्या का समाधान किया गया। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ एडीएम साहब का, जो कि आज आगे बढ़ चढ़ के स्पोर्ट्स के प्रति आए। हम लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स के प्रति खड़े रहते हैं कि चंपावत में आगामी नववर्ष और बढ़ते तीर्थ पर्यटन को देखते हुए परिवहन विभाग ने पूर्णागिरि मार्ग पर टैक्सी संचालकों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान एआरटीओ मनोज बागोरिया ने कहा कि उत्तर भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल पूर्णागिरि धाम को आने वाले समय में और अधिक व्यवस्थित रूप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। एआरटीओ ने टैक्सी चालकों को क्षेत्र का ब्रांड एम्बेसडर बताते हुए कहा कि यात्रियों से शालीन व्यवहार, ईमानदारी, किराया वसूली और सुरक्षित यात्रा व्यवस्था ही पूर्णागिरि की पहचान तय करेगी
उन्होंने नशे में वाहन चलाने का मीठा जहर बताते हुए यहां पर सख्त चेतावनी दी है और इस पर किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा। साथ ही सभी चालकों को निर्धारित किराया लेने, रिफ्लेक्टर, सुरक्षा संकेत और आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सामूहिक सहयोग से पूर्णागिरि तीर्थ यात्रा को सुव्यवस्थित और यादगार बनाया जा सकता है। और उत्तराखंड वन विभाग ने आज 43 महिला फॉरेस्ट गार्ड 6 महीने का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद मुख्य धारा में शामिल हो गई। वानिकी प्रशिक्षण केंद्र रामपुर मंडी में आयोजित पासिंग आउट परेड में इस बैच को औपचारिक रूप से तैनाती के लिए तैयार किया गया और इस अवसर पर मुख्य अतिथि डीएफओ चक्रावा वैभव कुमार उपस्थित रहे और जबकि एसडीओ त्यूणी विभू सहित वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। अब तक इस प्रशिक्षण केंद्र से 110 बैच वन विभाग को सेवाएं दे चुके हैं। प्रशिक्षण के दौरान यहां पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिला फॉरेस्ट गार्ड को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया और अब ये गार्ड अपने अपने क्षेत्रों में वन सुरक्षा और मानव वन्य जीवन संघर्ष की रोकथाम में योगदान देंगी। मेरा नाम नीलम बंगवाल है। मैं सिविल स्वयं वन प्रभाग पौड़ी श्रीनगर रेंज में कार्यरत हूँ। आज आप लोगों का ट्रेनिंग के बाद अब आप मुख्य धारा में जुड़ने जा रहे हैं, किस तरीके का अनुभव रहा और कैसे कैसे अब आप क्या सीखने के बाद धरातल पर किस तरीके से उसका उपयोग करेंगे? जी सर, यहाँ पे हमने जो हमारा 1 जुलाई से और 30 दिसंबर तक का जो हमारा ये 6 महीने का प्रशिक्षण है, इसमें हमारा एक तरह से पूरा सर्वांगीण विकास हुआ है, क्योंकि इसमें हमारा जो सुबह शारीरिक प्रशिक्षण होता था, फिर दिन भर हमें जो हमारी क्लासेस चलती थी, जैसे इसमें हमें वन उपयोग लोगों पत्रकार बंधुओं का इस रामपुर वानिकी प्रशिक्षण केंद्र में अनुदेशक होने के नाते आप लोगों का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने जो हमारा जो प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम है, जो ट्रेनिंग का जो कार्यक्रम है, उसको आप के माध्यम से आगे तक जाएगा। यहाँ से ट्रेनिंग पूरी हो गई है आपकी, अब किस तरीके का योगदान रहेगा वन विभाग में आप लोगों? सर, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हूँ, जिसमें हमें निस्वार्थ भावना से सेवा करने का मौका मिलता है। जैसे जो भी हमारे वन्य जीव हैं, जो अमुक प्राणी हैं, जो बोल नहीं पाते, जो अपनी परेशानियां बता नहीं पाते, उनकी सेवा करने का हमें मौका मिलता है। तो ऊधम सिंह नगर के शक्ति फॉर्म से खबर है। राज्य के इंटर कॉलेज शक्ति फॉर्म में लेफ्टिनेंट आनंद भास्कर द्वारा छात्रों को एनसीसी के माध्यम से अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा दी जा रही है। कॉलेज में एनसीसी कैंडिडेट्स को नियमित रूप से ड्रिल, शारीरिक प्रशिक्षण, अनुशासन और देशभक्ति से जुड़े पाठ पढ़ाए जा रहे हैं और इस प्रशिक्षण का उद्देश्य छात्रों में सेवा भाव, आत्मविश्वास, जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। लेफ्टिनेंट आनंद भास्कर ने बताया कि एनसीसी का मूल उद्देश्य छात्रों को एक बेहतर नागरिक बनाना और उन्हें देश सेवा के लिए तैयार करना है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में यही कैंडिडेट्स राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कॉलेज में चल रही एनसीसी की ये पहल छात्रों को सकारात्मक सोच, अनुशासित जीवन, देश के प्रति समर्पण की दिशा में आगे बढ़ा रही है, जिससे युवा पीढ़ी को मजबूत आधार मिल रहा है। इनका एक ही उद्देश्य है, देश की सेवा करना, और इसी उद्देश्य से हमारे यहाँ विद्यालय में एनसीसी संचालित है। हमारा उद्देश्य बच्चों को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, देश के लिए तैयार करना है। एक युवा पीढ़ी हमारी जो देश के लिए तैयार होगी, हमारा इस उद्देश्य के साथ उनको हम अपनी ट्रेनिंग देते हैं। समय समय पर हमारे विद्यालय में 5 डेज की पर मंथ इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग होती रहती है और इस ट्रेनिंग में हमारे आर्मी के पीआई स्टाफ भी आते हैं, जो हमारी इससे ड्रिल के साथ, जो हमारी फिजिकल ट्रेनिंग होती है ड्रिल, उस ड्रिल के साथ साथ हमारी ये क्लासें भी चलती है। बताया जाता है उसमें एनसीसी के बारे में कि एनसीसी क्या है, ये क्यों जरूरी है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों एनसीसी का गठन किया गया है। और इसी क्लास के साथ साथ हमारी ये ड्रिल भी चलती है कि आपको लेफ्ट राइट कैसे करना है, सावधान विश्राम कैसा होना है। ये सारी चीजें हमारी एनसीसी की ट्रेनिंग में बताया जाता है, ताकि विपरीत परिस्थितियों में अगर जरूरत पड़ सके तो हमारे ये युवक देश के लिए। देहरादून से खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने खनन सुधारों के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए देश भर में
दूसरा स्थान हासिल किया है और इस उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र ने इस सफलता को प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विकसित उत्तराखंड के सपने को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। सरकार द्वारा खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, नियमों के सख्त पालन, राजस्व बढ़ाने के लिए दिए गए सुधारों का असर अब राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई दे रहा है। भाजपा प्रवक्ता ने दावा किया कि उत्तराखंड आज विकास के पथ पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में राज्य नई ऊंचाइयों को छुएगा। जो राजस्व पहले कांग्रेस की सरकारों के समय कांग्रेस की सरकारों के और कांग्रेस के नेताओं के व्यक्तिगत आमदन का साधन हुआ करता था, उस खनन को प्रदेशवासियों के लिए एक बड़े राजस्व में तब्दील करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये साबित कर दिया है कि अगर प्रदेश हित की राजनीति हो, प्रदेश को विकसित राज्य बनाने की राजनीति करनी हो तो कैसे की जाती है। उत्तराखंड को देश के अग्रणीय राज्यों में शुमार करने की दृष्टि से राज्य के राजस्व का और राज्य में रोजगार सर्जन एक महत्वपूर्ण पायदान है। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2021 में कार्यकाल संभाला था तो 20,000 के लगभग यहाँ सरकारी रोजगार उपलब्ध था, लेकिन आज इतने हजारों हजार लोगों को रोजगार देकर और भविष्य में भी उत्तराखंड के आने वाले 25 वर्षों का रोड मैप तैयार करके जिस गति से कार्य हो रहा है तो वो निश्चित तौर पर प्रशंसनीय है और केंद्र सरकार ने भी उस पर मोहर लगाई है और ये तो अभी मात्र शुरुआत। देहरादून के सैलाकुई थाना क्षेत्र में 9 तारीख को ही गंभीर घटना को लेकर एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। एसएसपी ने बताया कि मीडिया की ओर से लगातार आ रही क्वेरियों के चलते ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। उन्होंने बताया कि 9 तारीख को शाम करीब 6:15 से 6:30 बजे के बीच एक जन्मदिन पार्टी के दौरान 6 युवा मौके पर मौजूद थे। इसी दौरान पास खड़े एक युवक और उसके भाई से हंसी मजाक के बाद कहासुनी हो गई, जो हाथापाई में बदल गई। हीट ऑफ द मोमेंट में एक आरोपी ने कड़े से हमला कर दिया, जबकि एक अन्य आरोपी ने चाकू से पीठ पर वार किया। गंभीर रूप से घायल युवक ने इलाज के दौरान 26 तारीख की यहां पर उसकी मौत हो गई और पुलिस ने एसआईटी गठित की है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और फरार आरोपी पर इनाम बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। तो जब जाति सूचक शब्दों के प्रयोग के बारे में हम कहते हैं तो उसमें 3 चीजें आती हैं मेन इसमें। एक तो ये कि जो व्यक्ति जब नोन होंगे एक दूसरे के बारे में तभी हम किसी की जाति के बारे में जानेंगे। अगर अननोन होंगे तो हमें नहीं पता हो सकता कि आप में से किसकी जाति क्या है, मेरी क्या है। तो उसके लिए इंटेंशन जानना जरूरी होता है। तो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग में कोई शब्द नहीं लिखे गए थे जो बाद में आप लोग के माध्यम से मुझे पता चले, लेकिन उसमें सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था। और दूसरी बात, अननोन में जब लिखा जाता है केस तो उसकी जाति जब क्लियर ही नहीं कि सामने वाला कौन था और विक्टिम जो बता रहा है तो उसके बाद सामने वाली पार्टी कौन थी। और जब ये जांच के बाद जब हमने उनको 14 तारीख को पूरी जांच करने के बाद जब इनको आइडेंटिफाई करके अरेस्ट किया था तो उसमें 3 लोग जो है खुद ही उसी मतलब जैसे कहा गया कि एक मणिपुर का खुद ही एक था, वो खुद शेड्यूल ट्राइब से था, एक यहाँ का शेड्यूल ट्राइब से था। तो वो जो नस्ली भावनाएं जो हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं तभी उत्पन्न होती हैं जब हम डिफरेंस ऑफ रेस, रिलीजन या कास्ट या हम प्लेस ऑफ ओरिजिन से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं अपने आप को। इस केस में ऐसा नहीं था कि जो ग्रुप था उसमें से खुद ही ट्राइबल उसमें। लोहाघाट ब्लॉक में सत्ता संतुलन बेहद मामूली अंतर से तय होने के बाद अब राजनीतिक टकराव खुलकर सामने आ रहा है। क्षेत्र में पंचायत के कुल 34 सदस्यों में से 18 मतों से वर्तमान ब्लॉक प्रमुख की जीत हुई थी, जबकि 16 सदस्य विपक्ष में हैं और तभी से दोनों खेमों के बीच खींचतान जारी है। आज विरोधी गुट के क्षेत्र में पंचायत सदस्यों ने ब्लॉक कार्यालय परिसर में धरना शुरू कर दिया। सदस्य का आरोप है कि उनके विकास प्रस्तावों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और चतुर्थ राज्य वित्त, 15वां वित्त आयोग और केंद्रीय मदों से मिली राशि के उपयोग की जानकारी भी साझा नहीं की जा रही है। पहले वीडियो को ज्ञापन सौंपने के बावजूद स्थित जस की तस बनी हुई है और धरातल पर सदस्यों ने खर्च का पूरा वितरण सार्वजनिक करने और सभी कार्य टेंडर प्रक्रिया से कराने की मांग की है। चेतावनी दी है कि जल्द पारदर्शिता नहीं हुई तो जिलाधिकारी से शिकायत की जाएगी। और उत्तरांचल प्रेस क्लब के वार्षिक चुनाव में अजय राणा पैनल ने बड़ी और एक तरफा जीत दर्ज की है। अध्यक्ष पद से लेकर कार्यकारिणी सदस्य तक सभी प्रमुख पदों पर राणा पैनल ने कब्जा जमाया।
अध्यक्ष पद के चुनाव में अजय राणा ने 103 मतों के साथ अंतर से यहां पर गिरधर शर्मा को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। बुधवार सुबह करीब 5 बजे तक चली मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए गए। महामंत्री पद पर योगेश सेमवाल, कोषाध्यक्ष पद पर मनीष डंगवाल चुने गए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष गजेंद्र सिंह नेगी और कनिष्ठ उपाध्यक्ष सोबेन सिंह गुसाई बने। संयुक्त मंत्री पद पर शिवेश शर्मा और मीना नेगी, जबकि संप्रेक्ष पद पर यहां पर विजय जोशी विजय रहे। और इसके अलावा कार्यकारिणी सदस्यों के सभी पदों पर भी राणा पैनल के उम्मीदवार जीते। चुनाव अधिकारी दर्शन रावत के परिणाम घोषित किए गए और यहां पर निर्वाचित पदाधिकारियों ने पत्रकारों के हित में मजबूती से काम करने का भरोसा दिलवाया। देखिए, सबसे पहले हमारा जो है प्रेस क्लब की बिल्डिंग का मामला है और जिसको भी हमारी पिछली कार्यकारिणी में जो हमारे महामंत्री श्री तहसीलदार अध्यक्ष भंडारी जी रहे, अभी हमें इसको आगे बढ़ाना है और जब ये आगे बढ़ जाएगा तो हमारा टर्म इंश्योरेंस प्लान भी पत्रकारों के लिए है और हमने सरकार से कहा है कि हेल्थ के लिए जो गोल्डन कार्ड जो पत्रकारों को दिया जाए। साथ में सबसे बड़ी जो एक समस्या आ रही है कि पत्रकारों को जो है आजीविका को लेकर जो है, तो हम उसमें सूचना विभाग से माननीय मुख्यमंत्री को ये बात करेंगे कि एक पेंशन की एक ऐसी योजना हो जिससे कि पत्रकारों का जो भविष्य जो है जो सुरक्षित रहे और वो अपने परिवार का जो है सही ढंग से चल सके। उत्तराखंड के पत्रकारों के लिए खासतौर पर जो उत्तराखंड का वो पत्रकार जो मेहनत करता है और शाम को वो परेशान रहता है अपने घर पे, उसके लिए करना है, फिर चाहे उसकी हेल्थ को ठीक करना हो, फिर चाहे उसे अन्य किसी तरीके से ठीक करना हो, वो सारी चीजें हम पत्रकारों के लिए करेंगे क्योंकि आज पत्रकारिता आगे बढ़ानी है और बढ़ रही है। हमारे जितने भी बुजुर्ग थे, जितने भी सीनियर पत्रकार थे, उन्होंने बहुत मेहनत से इस संस्था को खड़ा किया और इस संस्था को हम उसी तरह से गर्व का पल हमारे लिए, हम इसको आगे बढ़ाएं।